Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about birth control। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल के ऊपर। ओके, बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स वगैरह हैं उनके बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट है डिफरेंट टाइप के टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने एड्स वगैरह वहां पे देखा होगा, है ना। एड्स आते रहते हैं वहां पर, आपने देखा होगा। डिवाइसेस के बारे में टीवी चैनल्स वगैरह में, है ना, बताते रहते हैं। तो इस चीज के बारे में हमने पहले भी चीजों को देखा है ना। तो और अच्छे से हम चीजों को आज हम समझेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी में भी क्या कुछ चीजों को मेंशन किया हुआ है। ओके, मेनली बर्थ कंट्रोल के टू जो मेथड्स हैं उनको एनसीईआरटी में बताया हुआ है, जिनमें फर्स्ट है नेचुरल मेथड्स। ओके, और दूसरा जो मेथड है वह होगा आर्टिफिशियली मेथड, है ना, या आर्टिफिशियल मेथड, या इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है वह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, है ना। मतलब क्या है कि जो नेचुरल मेथड है वो इस चीज पे या इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो स्पर्म है एंड जो ओवा है, ओके, स्पर्म एंड ओवा को आपस में मीट या बोलना चाहिए कि उनको आपस में मिलने नहीं देना है ना। मतलब इस तरीके से नेचुरल मेथड्स को यूज किया जाता है जिससे स्पर्म का ओवम से जो मिलना है उसको रोका जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड आता है उस मेथड को हम कहेंगे पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस इसका क्या मतलब होगा? मतलब देखिए यहाँ पर पेरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब यह है कि एक ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसा समय जहां पर मेनली कॉइटस को ना किया जाए, है ना, जहां पर कॉइटस ना किया जाए या इंटरकोर्स ना किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन के हैं, है ना, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वह ज्यादा होते हैं। ओके, तो देखिए क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि अवॉइडिंग कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17, है ना। मतलब एमसी का ऑफ द एमसी मतलब क्या कि एमसी का जो 10वें दिन से लेकर जो 17वां दिन होता है, मतलब 10 डे से लेकर जो 17th डे है किसका, एमसी का, यहां पर कॉइटस को या हम कहें इंटरकोर्स को ना किया जाए। ओके, इस मेथड को हम क्या कहेंगे? पेरियोडिक एब्स्टिनेंस कहेंगे। ओके, मतलब ऐसा समय जहां पर क्या किया जाए, जो कोइटस है, जो इंटरकोर्स है, उसको ना किया जाए, है ना। तो मेनली देखिए होता क्या है कि एक जो नॉर्मल एमसी होता है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वह कितने डे का होता है? तो यह होता है 28 डे का होता है ना, हमने बात किया था। और मिड ऑफ एमसी मतलब मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 14th डे पे क्या होता है? क्या होता है? ओवल्यूशन होता है ना। 14th डे पे ओवल्यूशन होता है। तो इससे लगभग 3 दिन पहले एंड लगभग 3 दिन बाद, है ना, हम कह सकते हैं कि 10 to 17th डे, इस बीच में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके? फर्टिलाइजेशन के। कैसे आप कह सकते हैं? तो आपको इस चीज को समझना होगा कि जो एक ओवम है ना, वो कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है? तो लगभग 24 से, है ना, लगभग 24 आवर हम कह सकते हैं, 24 आवर 1 डे के आसपास वो सरवाइव करता है ना। और इसके अलावा 24 to 48 भी आपको मिल जाएगा। और स्पर्म के बारे में अगर हम देखें तो 72 आवर या हम कहें 4 से लेके 5 डे तक या मैक्सिमम लगभग 1 वीक तक वो जो स्पर्म है वो सरवाइव कर सकता है। ओके, तो अगर देखिए 10th डे पर अगर कॉइटस हुआ तो वो जो स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म 5 to 6 डे तक सरवाइव कर सकता है ना, तो अगर 10th डे पर अगर क्वार्टर्स हुआ तो 5 to 6 डे तक क्या होगा? वो स्पर्म वहां पे प्रेजेंट रहेगा, है ना। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पर इस बीच में फर्टिलाइजेशन के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं। इसलिए एक 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 एमसी के लगभग 10 to 17th डे पर, ये डे आपको याद रखना है क्योंकि ये डे एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो इस डे पे हम मतलब इस डे पे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसे कपल है, या है ना, ऐसे कपल है जिनको अगर वहां पर
मतलब उन्होंने बेबी प्लान किया है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर यही जो टाइम है ये इंटरकोर्स का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड होगा विथड्रॉल मेथड, या फिर इसको हम कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस। ओके, विथड्रॉल मेथड या फिर कॉइटस इंटरप्टस, या हम इसको कॉइटस इंटरप्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें मेनली क्या किया जाता है कि विथड्रॉल ऑफ पेनिस या मेल ऑर्गन जो है बिफोर इजैकुलेशन। मतलब क्या है, देखिए इंटरकोर्स के दौरान या ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेनली होता क्या है कि जब एक मेल इजैकुलेट होने वाला होता है ना, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो उस टाइम पे जब वो इजैकुलेट होने वाला है, उस टाइम पे जो मेल ऑर्गन है, जो पेनिस है, उसको फीमेल बॉडी से बाहर बाहर वह निकाल ले, और जो इजैकुलेट है ना, या जो डिस्चार्ज है वह फीमेल बॉडी के बाहर करे। मेनली इसमें क्या होगा कि जो इंसेमिनेशन है वह बाहर होने से, है ना, इंसेमिनेशन इसको नहीं कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि जो डिस्चार्ज है वो फीमेल बॉडी से बाहर होने से होगा क्या कि जो सीमेन है वह, है ना, यूट्रस में या फीमेल ट्रैक में, फीमेल बॉडी में नहीं जाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यह जो मेथड है ना, यह जो मेथड है इसके फेल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वह क्या है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स कुछ सिक्रेशन करती है ना, मतलब बिफोर इजैकुलेशन, है ना, मतलब बिफोर इजैकुलेशन कुछ सीक्रेट कर देती है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ सिक्रेशन करती है, और जिसमें क्या है, स्पर्म हो सकते हैं, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं, और इस कारण इजैकुलेशन से पहले भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए सफिशिएंट होता है, यह चीज हमको पता ही है। ओके, मेनली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है कि ठीक है, मतलब इजैकुलेशन से पहले कुछ सिक्रेशन को कर देता है, जिससे ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें पूरे की पूरे नेचुरल मेथड की, तो जो नेचुरल मेथड है यहाँ पर इनके फेल होने के जो चांसेस है वो काफी अधिक होते हैं ना। बेस्ट मेथड है कौन सा, जो आर्टिफिशियल जो मेथड होते हैं ना, ये ज्यादा बेस्ट मेथड होते हैं। फिर भी नेचुरल मेथड को हमको पढ़ना है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है नेचुरल मेथड, वह कौन सा होगा, वह होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया का। ओके, लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब क्या, देखिए इसमें होता क्या है कि पार्चुरेशन के बाद, है ना, लगभग पार्चुरेशन के 6 मंथ तक, है ना, आफ्टर पार्चुरेशन लगभग 6 मंथ तक, जब एक मदर जो है ना, एक जो मदर है वह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ना, जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब वो करवा रही होती है लगभग 6 मंथ तक, उस टाइम पे ऐसा माना जाता है, उस टाइम पे मेनली क्या होता है, एमसी नहीं होता है ना, उस टाइम पे पीरियड्स नहीं आते। ओके, और इस कारण मेनली क्या है, ओवुलेशन तो हो नहीं रहा है, मतलब ओवम रिलीज नहीं हो रहा है ना ओवरी से, तो यह जो टाइम है वह इंटरकोर्स के लिए बेस्ट रहता है, मतलब इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते। एक्चुअली ये होता क्यों है, तो होगा ये कि देखिए लैक्टेशन के लिए मेनली कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से, तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन है ना, एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके, लैक्टेशन के लिए। तो मेनली होता यह है कि जब एक जो मदर है वो फीडिंग, है ना, करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है 6 मंथ तक, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वह काफी हाई बना होता है। ओके, और इनके लेवल का भी हाई बने रहने के कारण जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, उन हार्मोन को ये ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह ये जो हार्मोन है, उन हार्मोन्स को, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, है ना, जिससे मेनली क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता, और ओवुलेशन नहीं होता तो यहाँ पर एमसी भी नहीं होगा। ओके, इसलिए यह जो टाइम है, ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, एमसी डू नॉट अकर, या फिर आप बोल सकते हैं ओवुलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ओके, इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन के बाद मेनली ये कंडीशन होती है, ठीक है, जब इंटेंसिवली क्या करती है, एक जो मदर है वह क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है लगभग 6 मंथ के टाइम तक। ओके,
लेकिन 6 मंथ के बाद यह जो मेथड है वह फेल हो जाता है। क्लियर है? तो नेचुरल मेथड क्लियर हो गया। नेचुरल मेथड में कुछ कमियां हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इसके फेल होने के चांसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। मैंने बात बताया आपको कि फेल होने के चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं किसमें, आर्टिफिशियल मेथड्स में। ओके, आर्टिफिशियल मेथड्स मतलब ऐसे मेथड्स होंगे जहां पर आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, कई टाइप के डिवाइसेस वगैरह को यूज किया जाता है ना, कई टाइप्स के मेथड्स वगैरह को यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, है ना, कंसेप्शन को रोकने के लिए मेनली कई टाइप के डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेथड है वह क्या है, बैरियर मेथड। ओके, बैरियर मेथड्स में मेनली आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्डोम्स वगैरह। और यह आपको पता है कि यह क्या है, मेल, ओके, एंड फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ठीक है प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब इसमें भी जो मेल जो कॉन्डोम्स है ये क्या है, ये ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं, है ना, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनको यूज करना क्या होता है, काफी इजी होता है। अगर हम कंपेयर कैसे फीमेल कॉन्डोम से, फीमेल कॉन्डोम्स में मेनली होता यह है कि इनको यूज करना काफी ट्रिकी होता है। ओके, दूसरी बात ये थोड़े ये महंगे भी होते हैं, इसलिए भी इनका जो यूज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ओके, इसको इंसर्ट करना वेजाइनल पार्ट में काफी ट्रिकी होता है, काफी मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा इजी होता है, इसलिए इसका जो यूज है वह काफी कम होता है, फीमेल कॉन्डोम्स का। ओके, तो बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स वगैरह जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डायफ्राम्स हो गया, है ना, सर्वाइकल कैप हो गया और बॉल्ट्स वगैरह हो गया, ये भी मेनली किस में आते हैं, तो ये भी बैरियर मेथड्स में भी आते हैं। ओके, जैसे हम बात करें डायफ्राम का, तो डायफ्राम कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से डायफ्राम होता है। ओके, कुछ इस प्रकार से डायफ्राम होगा, आप गूगल करके देखिएगा इसको। और कुछ इस टाइप का डायफ्राम होगा जो मेनली क्या है, वेजाइनल जो पार्ट है ना, उसमें कहाँ पर फिट किया जाता है ना, वेजाइनल पार्ट में, जिससे सर्विक्स को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। ओके, और जो सर्वाइकल कैप है, तो सर्वाइकल कैप मेनली सर्विक्स को ही ब्लॉक करता है। यह भी कुछ इसी टाइप का होगा, इस टाइप का होता है लगभग, है ना, आप गूगल करके देखिएगा इस चीज को। और इसमें मेनली क्या किया जाता है, यहाँ पर जो स्पर्मेटिसाइडल, है ना, स्पर्मेटिसाइडल क्रीम हो गया, स्पर्मेटिसाइडल जेली वगैरह हो गया, उनको भी इनमें यहाँ पर ऐसे मतलब लगा दिया जाता है, आप कह सकते हैं इस टाइप से इनमें लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स वगैरह है उनको ये किल कर देते हैं, है ना। ये तो देखिए ये करता क्या है, तो ये मेनली क्या है कि सर्विक्स को तो ब्लॉक कर ही देता है, जिससे क्या है कि जो स्पर्म्स वेजाइनल पार्ट में आया है वह तो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाएगा नहीं। पहली बात तो ये, तो सर्विक्स को ब्लॉक करने का काम तो ये करते ही हैं। इसके अलावा इनमें है ना, स्पर्मेटिसाइड जो है ना, स्पर्मेटिसाइडल जो क्या होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, जेली वगैरह होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है, जिससे क्या है कि अगर ये मान लीजिए ये ब्लॉक नहीं भी हुआ किसी कारण से, तो भी ये उस स्पर्म्स को किल कर देते हैं। ओके, दूसरी बात ये भी है कि जो सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफ्राम है एंड बॉल्स वगैरह हैं, ये क्या होते हैं, इनका रीयूज भी कर सकते हैं ना। जो कॉन्डोम्स वगैरह है मेल एंड फीमेल के, इनको रीयूज नहीं किया जा सकता, जबकि इनको हम स्टरलाइज करके इनको वापस से यूज किया जा सकता है ना। लेकिन कोई बहुत ज्यादा ये फेमस है नहीं, है ना। मेनली इसमें कॉन्डोम्स वगैरह वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो ये काफी फेमस है, ये सभी है ना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्ट्स, ये बहुत ज्यादा फेमस है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अनदर डिवाइस पे हम आते हैं, है ना, ये भी आर्टिफिशियल डिवाइस ही होगा। और यह होगा क्या, देखिए एक चीज और यहाँ पर आपको जानना है कि जो कॉन्डोम्स वगैरह होते हैं, ये तो देखो प्रेगनेंसी वगैरह तो रोकते ही हैं, है ना, उसको तो प्रिवेंट करते ही हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एडिशनल इसका, है ना, एक वर्क ये भी होता है कि ये एसटीडी से, है ना, जो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस होते हैं, उनसे भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब उनसे भी ये रोकने का काम करता है। ठीक है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिसीज होती है उनसे भी ये बचाता है, इसलिए और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ओके, जैसे एड्स वगैरह हो गया, गोनोरिया वगैरह हो गया, सिफिलिस वगैरह हो गया, तो इनसे भी ये बचाता है। कौन जो कॉन्डोम्स वगैरह हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस पे, या इसको हम क्या कहते हैं, आईयूडी, है ना। आईयूडी या इंट्रा यूटराइन जो डिवाइसेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले
जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वह क्या है, काफी सिंपल तरीके का एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था जिसको सबसे पहले यूज किया जाता था, है ना। काफी सिंपल टाइप का था, जिसको हम क्या कहते हैं, लिप्स लूप कहते हैं। ये प्लास्टिक का लगभग बना हुआ होता था और यूट्रस के अंदर, है ना, यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके से, है ना, यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके से, मतलब बोल सकते हैं आप कि यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके से इसको फिट कर दिया था। काफी सिंपल तरीके का था, काफी, है ना, स्टार्ट में। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और भी बेहतर चीजें आने लगी, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर नाम आता है किसका, कॉपर रिलीज करने वाले कुछ डिवाइसेस वगैरह हैं, है ना। कॉपर रिलीज करने वाले कुछ डिवाइसेस हैं, कॉपर आयन को रिलीज करने वाले मेनली कौन कौन से हैं, तो कॉपर टी। कॉपर टी क्यों, क्योंकि ये टी शेप का होता है ना। कॉपर टी कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये टी शेप का होता है और ये कॉपर आयन को रिलीज करता है ना। ये टी शेप का होगा कुछ इस प्रकार से, और ये क्या करता है, मेनली कॉपर आयन को, कॉपर आयन जैसे क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन जो होते हैं, है ना, उनको रिलीज करता है ये। और मेनली क्या है कि यह जैसे जैसे ये हो गया, देखिए टी शेप हो गया, है ना, कॉपर टी। अब ये तो टी शेप हो गया, अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप से, है ना, इस टाइप से इसमें कॉपर, है ना, इस टाइप से इसमें कॉपर, जो कॉपर है उनकी रैपिंग होती है ना, कॉपर की रैपिंग होती है। मतलब ये टी शेप का था, अब उसमें क्या है, कॉपर की रैपिंग होती है। ओके, तो ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, ये जो कॉपर आयन है, मतलब कॉपर के जो वायर हैं, ये क्या करते हैं, कॉपर आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ना। कॉपर आयन को ये रिलीज करते हैं मेनली, ये जो रैपिंग है कॉपर की, है ना। और इसको मेनली क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर, है ना। अगर मैं यहाँ पर यूट्रस बना दूं कुछ इस तरीके से, तो ये अगर हो गया यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर इसको क्या किया दिया जाता था, फिट कर दिया जाता है ना। और इंडिया में काफी फेमस भी है, आपको ये जानना है ना। एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि इंडिया में काफी फेमस है इसका यूज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज इंडिया में काफी फेमस है ना। जो फीमेल्स है इसको एक्सेप्ट की हुई है, काफी एक्सेप्टेबल है ये, क्लियर। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें कॉपर 7, है ना, कॉपर टी, कॉपर 7, क्योंकि इसका जो शेप है कुछ ऐसा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें मल्टी लोडेड 375, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो देखिए ये जो कॉपर आयन जो रिलीज किया जाएगा, ओके, इन कॉपर टी या कॉपर 7 के द्वारा, तो ये जो कॉपर आयन है ये मेनली करते क्या है, तो ये जो कॉपर आयन है यह मेनली क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटालिटी को कम करते हैं। ये टारगेट करते हैं किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। ये स्पर्म्स को टारगेट करते हैं और स्पर्म्स की मोटाइलिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं होंगे तो वो यूट्रस से होते हुए उस फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और दूसरी बात अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, देखिए ये जो भी तरीके थे तो नेचुरल मेथड था, बैरियर जो मेथड था इसके बारे में हमने देखा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही था मेनली। लेकिन इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस है जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, इनको काफी लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, जो मदर है वह यूज करती है। जैसे एक मदर है और उसकी एक बेबी हो चुकी है ना, तो वो मेनली इस टाइप के डिवाइसेस को यूज करती है ना। मेनली क्या है, ऐसे टाइम पे इसको यूज किया जाता है जब दो बेबी के बीच में, है ना, स्पेस चाहिए, दो बच्चों के बीच में क्या चाहिए, उनको गैप चाहिए। तो लगभग एक बार कॉपर टी वगैरह, है ना, यूज कर लिया गया डॉक्टर्स की हेल्प से, है ना। खुद से ये पॉसिबल नहीं होता कि इसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाए, तो मेनली डॉक्टर्स की हेल्प से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। डॉक्टर्स इसको इम्प्लांट करते हैं किसमें, यूट्रस में, है ना। और उसके बाद फिर ये जो भी इसका मैकेनिज्म है वो होता है, ठीक है। और लगभग 5 से लेकर 10 साल तक, है ना, लगभग 5 to 10 ईयर तक इसका लगभग, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वह रहता है। आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उन सभी बातों को भी आपको, है ना, आपके समझ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, है ना। उन सभी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं क्या, अब कुछ और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिलीजेस हार्मोन्स, है ना, कुछ ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इसके बाद आई, है ना, जो मेनली क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब हार्मोन्स में मेनली कौन से हार्मोन्स होंगे, तो हार्मोन्स में मेनली यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो ये ओनली क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे आप अगर देखें, ठीक है,
तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो चीजें मेंशन है इसमें हम देखें तो प्रोजेस्ट्रासर्ट है ना, प्रोजेस्ट्रासर्ट एंड LNG-20 इनके बारे में मेनली इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में, जो मेनली हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है ना, एक मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करते चलती है और इसको यूट्रस में है ना, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, यूट्रस में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए LNG, ठीक है, तो LNG का वर्क, LNG का भी ये कोडेड है ना, LNG का भी एक कोड होता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है ना, क्या लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, LNG का मतलब यहाँ पे क्या है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। ये लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल क्या होता है, एक टाइप का प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है। ओके, और लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल और इस 20 का क्या मतलब है कि 20 माइक्रोग्राम पर डे है ना, 20 माइक्रोग्राम पर डे। मतलब ये जो LNG-20 है, ये जब यूट्रस में है ना, डॉक्टर्स की हेल्प से जब इसको लगाया जाता है तो यह मेनली क्या करता है कि यह हार्मोन का, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल का एक टाइप का प्रोजेस्टेरोन है, इसका सिक्रेशन करता है और यह लगभग क्या है, पर डे 20 माइक्रोग्राम के आसपास क्या करता है, सिक्रेशन करता है। ओके, इस चीज को आपको समझना है। लेकिन देखिए एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ क्या है, साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं है ना। कुछ साइड इफेक्ट्स ये देखने को मिलते हैं कि यूट्रस में जब इनको इम्प्लांट किया जाता है ना, या डॉक्टर्स की हेल्प से इनको जब यूट्रस में लगाया जाता है तो मेनली क्या होते हैं कि क्या होता है वहां पे कि कई बार जो एमसी के दौरान जो ब्लीडिंग है वह काफी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये सब चीजें हैं है ना, देखने को मिलती है, क्रैम्प्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में जो एसटीडी है ना, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज है उनको नहीं रोका जा सकता है ना। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं वो तो क्या होगी, वो तो अगर है ना कोई ऐसा, ठीक है, अगर इसके चांस होते हैं तो वहां पे ये फैलने का मतलब खतरा बिल्कुल होगा। ठीक है, उसको ये प्रिवेंट नहीं कर सकती, एसटीडी को प्रिवेंट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं करती। इस चीज को आपको समझना है। ओके, अब अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर देखिए कॉपर आयंस जो सीक्रेट हो रहे थे यहाँ पे है ना, कॉपर आयंस का सीक्रेशन जो कर रही थी या उनको रिलीज कर रही थी, तो यहाँ पर स्पर्म को टारगेट कर रहे थे। लेकिन जो रिलीजिंग जो हार्मोन है यह करते क्या है, तो यह मेनली क्या करते हैं, तो यह अनसुटेबल कर देते हैं किसको, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं। उसमें ऐसे चेंजेस करते हैं यूट्रस में ये जो हार्मोन्स है, जो प्रोजेस्टेरोन है, जिससे क्या होता है कि इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये मेनली इम्प्लांटेशन को टारगेट करते हैं, इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते। कौन, जो ये ऐसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे LNG-20, प्रोजेस्ट्रासर्ट जो है ना, जो है ना यूट्रस में इंटर किए जाते हैं, तो ये मेनली क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। इस चीज को आपको समझना है। ओके, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, पिल्स का मतलब क्या, जो टैबलेट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पिल्स। ओके, दे कंटेन, ठीक है, दे कंटेन्स हार्मोन्स, ठीक है, आइदर प्रोजेस्टेरोन, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन होगा इनमें, ये पिल्स जो होते हैं उनमें, या फिर प्रोजेस्टेरोन, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, या तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जो पिल्स आते हैं है ना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि होता क्या है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे है ना, तो ऐसे जो पिल्स वगैरह हैं ये मेनली क्या करते हैं, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन है ना, ओनली प्रोजेस्टेरोन वाले पिल्स आते हैं, जैसे अनवांटेड 72 वगैरह हो गया, ये ओनली प्रोजेस्टेरोन मतलब इनमें होता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बस होता है। या फिर कुछ प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे लाइंस थे एनसीईआरटी में जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, चलिए समझते हैं इन चीजों को। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो देखिए जैसे कई पिल्स आती है जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे माला डी वगैरह हो गया है ना, तो माला डी वगैरह जो ये पिल्स वगैरह होते हैं, ये इसकी एक पूरी है ना टैबलेट की है ना, मतलब काफी सारे टैबलेट एक ही उसमें है ना आएंगे, एक पत्ते में ऐसे आते हैं ये। और देखिए जैसे इस टाइप का होगा ये, यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस टाइप का। और इसमें देखिए टैबलेट्स होंगे
है ना। और इसमें क्या है, इस टाइप से आपको टैबलेट देखने मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे 7, यहाँ पर भी ऐसे 7, और फिर नीचे में ऐसे कुछ टाइप के आपको 7 ऐसे पिल्स मिलेंगे, जिसको क्या है मेनली ये देखिए, जो नीचे जो पिल्स है 7 पिल्स, इसको क्या किया जाता है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे इसको लिया जाता है, ओके। और बाकी जो अदर जो डे है, जो अदर जो 21 डेज है, उस 21 डेज में ऐसे पिल्स को लिया जाएगा जिसमें क्या होता है, वो हार्मोन होता है। जबकि ये जो 7 डे जो इस पिल्स को लिया जाता है ना, यहाँ पे हार्मोन नहीं होता। उसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि 21 डे तक डेली उन पिल्स को लेना होता है ना। और उसमें भी बाकायदा डेट वगैरह का मेंशन होता है कि इस डे पे आपको इसी पिल्स को, है ना, इसी पिल को लेना है, इसी टैबलेट को लेना है, क्योंकि उसमें जो हार्मोन्स वगैरह ही मेनली होते हैं, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस डे पे वो लिखा हुआ है उसी डे पर उसको लिया जाता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन का जो डे होता है लगभग 7 डे का, उस टाइम पे नॉर्मली इनमें आयरन वगैरह होता है, तो इन पिल्स को ही लिया जाता है ना। या फिर उस टाइम पे पिल्स वगैरह नहीं लिया जाता, ऐसा भी होता है। खैर इतना डीप आपको नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं हम। दे इनहिबिट, अब ये पिल्स करते क्या है ना। अब देखिए एक बात और है कि जैसे जब तक अगर प्रेगनेंसी को, है ना, प्रिवेंट करना है, जब तक मतलब बेबी वगैरह प्लान नहीं किया गया है, तब तक इन पिल्स को लगातार लेना पड़ता है, ओके। कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी इनके होते हैं, हम आगे बात करेंगे। अब देखिए ये जो पिल्स हैं करते क्या है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन, सॉरी, हाँ, ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, एज वेल एज आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो मेनली होता क्या है, मैंने आपको प्रायर के एक वीडियो में बताया हुआ था कि प्रोजेस्टेरॉन मेनली इन पिल्स में है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन होने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है सर्विक्स वाले भाग में, किसका, म्यूकस का, जिससे सर्विक्स को वो जो म्यूकस है वह क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जिससे स्पर्म वगैरह उनकी एंट्री भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ये जो पिल्स होगी, एंड इसके लेजर साइड इफेक्ट भी है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के कई बार चांसेस वगैरह बन जाते हैं, ऐसे कई बार मतलब कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जो एस्ट्रोजन है इसमें, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस कई बार हो जाते हैं, है ना। अब देखिए एक और पिल के बारे में मेनली नोट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, सहेली, है ना, नॉन स्टेरॉइडल, है ना, जो नॉन स्टेरॉइडल एक सहेली, एक पिल्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ना। इट इज 1 वीक पिल, मतलब क्या है, इसको ये भी प्रेगनेंसी को मतलब रोकने के लिए ही होता है, और यह 1 हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है ना। सहेली हो गया। इसके अलावा देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, या हम इसको क्या कहेंगे, ईसीपी कहेंगे, है ना। एनसीईआरटी में मेंशन है, यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, है ना, जो रेप केसेस वगैरह है उनमें, एंड है ना, एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, है ना। और अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, है ना, कई बार ऐसे होता है जो इंटरकोर्स है वह अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। दूसरे चांसेस जैसे रेप केसेस वगैरह हो जाते हैं, तो वहां पर क्या है, जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी आने वाली है उनको रोकने के लिए कुछ इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो मेनली इंटरकोर्स के 72, है ना, आफ्टर इंटरकोर्स के, है ना, मतलब इंटरकोर्स के बाद लगभग 72 आवर के अंतर्गत ही हमको, या उस, है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में ही लेना होता है। अगर 72 आवर के बाद लेंगे तो ये इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो कुछ पिल्स है जैसे जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, अनवांटेड 72, है ना, इस नाम से ये मिलेगा, एंड आई पिल्स वगैरह भी, है ना, होते हैं, जो मेनली क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो इंटरकोर्स के, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर के पहले लेना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्या, सर्जिकल मेथड्स पे, है ना। तो सर्जिकल मेथड्स मतलब ऐसे मेथड होंगे जिनमें एक बार इन मेथड को यूज करने के बाद, है ना, फिर आगे कभी भी प्रेगनेंसी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। इनको स्टेरिलाइजेशन हम कह सकते हैं। इनमें मेनली क्या होता है, मेल्स के लिए वेसेक्टोमी होगा, एंड फीमेल्स के लिए क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, वेसेक्टोमी मतलब क्या, वास डिफरेंस को यहाँ पे कट किया जाएगा। ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कट किया जाता है। मेनली किया क्या जाता है कि रिमूवल ऑफ ए, ओके, रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द वॉस डिफरेंस इन मेल्स। मतलब क्या है कि मेल का जो वॉस डिफरेंस वाला जो पार्ट है, जो मेनली स्पर्म को लेकर जाता है ना आगे, उसको, उस वॉस डिफरेंस को मेनली कट कर दिया जाता है, और कट करके उसको बांध दिया जाता है, किसमें, मेल्स में। इसको हम नसबंदी भी कहते हैं ना, इसके बारे में आपने सुना होगा।
उसके बाद देखिए ट्यूबेक्टोमी, है ना, स्त्री नसबंदी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है ना, कट करके उसको बांध दिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे, है ना। तो ये सर्जिकल मेथड्स है, ओके, ये सर्जिकल मेथड्स वगैरह हो गए। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अब किसके बारे में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी मतलब क्या, मेडिकल, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या कि ऐसे कई बार कुछ केसेस होते हैं जहां पर क्या है कि जो बेबी है, जो फिटस है, उसको अबॉर्ट करने का जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उस बेबी को, उस फिटस को अबॉर्ट करने का, है ना, अबॉर्ट करने का परमिशन दे देती है। मतलब कई बार ऐसे कंडीशंस वगैरह होते हैं, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन होते हैं जहां पर उस फीमेल की, है ना, उस फीमेल के मतलब जान को खतरा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो बेबी है वह कई सारी, है ना, डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होने वाली है, कई सारी जेनाइटल डिसऑर्डर्स के, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में, है ना, होने वाली है, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया। ऐसा कोई अगर बेबी होने वाला है या फिर उस बेबी के होने से, है ना, या उस बेबी के कारण उस मदर को खतरा है, तो ऐसे कई कंडीशन में मेनली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उस बेबी को, उस फिटस को अबॉर्ट करने का परमिशन दे देती है ना। एक केस हुआ था आयरलैंड में, जहां पर मेनली क्या हुआ था, एक फीमेल थी, है ना, और उस फीमेल को मेनली यह पता चल गया था, उसको मतलब उसके डॉक्टर से बताया था कि अगर वह ये बेबी को अगर लेती है ना, या यह बेबी को अगर वो जन्म देगी तो उसके जान को भी खतरा होगा। लेकिन वहां ऐसा कोई रूल ना होने के कारण आयरलैंड में मेनली हुआ क्या कि वहां की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी, और एक टाइम के बाद वह जो फीमेल है ना, वह जो, है ना, वह जो फीमेल है उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो मतलब फिर इस चीज का काफी विरोध वगैरह भी वहां हुआ, है ना। फिर अब के केस में अभी प्रेजेंट में कई सारे, है ना, मतलब इसको लीगल किया गया है, लेकिन कई सारे स्ट्रिक्ट, है ना, कई सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में उसको लीगल किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में मेनली हुआ क्या कि इंडिया में जो एमटीपी है इसको एक एक्ट के तहत, है ना, एक एक्ट के तहत 1971 में एमटीपी को इंडिया में क्या किया गया, लीगल किया गया, है ना। सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, लेकिन इसके साथ कई स्ट्रिक्ट कंडीशन भी थे, है ना। और इसको इंडिया में 1971 में, है ना, ये डेट आपको पता होना चाहिए, 1971 में इसको लीगल कर दिया गया, कहा, इंडिया में, लेकिन बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ना, मेंशन लाइन है एनसीईआरटी में। अलाउड विथ, है ना, सॉरी, व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी में प्रूव टू बी, ठीक है, टू बी फीटल टू द मदर, फीटस और द बोथ, है ना, और टू बोथ। मतलब क्या, ये ऐसे कंडीशन में अलाउ किया जाता है जहां पर मेनली क्या होता है कि जो मदर है ना, जो मदर है, फीटस के कारण उस मदर को, है ना, उसके मदर को या उसकी लाइफ को खतरा हो, उसके अलावा जो फीटस है या तो उसको खतरा हो या फिर दोनों की लाइफ को खतरा हो, है ना। दोनों की लाइफ में अगर उनको मतलब, है ना, उनके लाइफ को, उनके जीवन को अगर वहां पे खतरा है, तो इस कंडीशन में मेनली क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है इस चीज को परमिशन दे देती है। अब जो एमटीपी है वह मेनली क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या हो गया, 12 वीक, है ना, 12 वीक का जो फिटस है, इस टाइम पे अगर एमटीपी हो जाता है तो यह सेफ होता है। लेकिन अगर वो फोर्थ ट्राइमेस्टर में अगर चले जाता है ना, सॉरी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला जाता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ तो सेफ होगा, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर वो चला गया तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए अगर एमटीपी करना भी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे लगभग ये क्या होता है, सेफ होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल के, है ना, डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स थे, है ना, उनको, और साथ ही साथ हम लोग एमटीपी को भी समझने की कोशिश किया है। आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।